हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हमारा क्लास नंबर 12 है। ये हमारा 12th क्लास होगा आज जर्नी ऑफ स्ट्रेट लाइन और सर्कल का, जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन और सर्कल के प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे हैं जो जेई मेंस बोर्ड्स लेवल आपके स्कूल के एग्ज़ाम में या फिर मेंस में, इवन बिट सेट में, जो भी वीआईटी के जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग उनके क्वेश्चन हम लोग उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। तो हमारा क्लास 11 क्लासेस पे 11 वीडियो आ चुका है, जिसमें हम टोटल क्वेश्चन 65 तक किए हुए हैं। आज से हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ओके। और ये वीडियो मेनली उन्हीं के लिए है जो स्ट्रेट लाइन और सर्कल पढ़ चुके हैं। जो स्ट्रेट लाइन और सर्कल थोड़ा बहुत भी पढ़े हुए हैं उनको समझ में आ सकता है आज का क्लास, ठीक है। तो और जो नहीं पढ़े वो प्लीज़ पहले स्ट्रेट लाइन और सर्कल पढ़ लें, फिर समझ में आएगा। और ऐसे भी एक बार आप पढ़ देख लो, आता है समझ में तो आ ही जाएगा, है ना, अगर पढ़े होगे तो हम लोग लास्ट क्लास में 65 तक कर चुके हैं क्वेश्चन। आज हम लोग 66 से 70 क्वेश्चन करेंगे, 5 सवाल करेंगे। इन जनरल हम लोग 4 से 5 सवाल ही पर क्लास कर रहे हैं, ओके। तो आज भी हम लोग 5 सवाल करेंगे, 62 से 66 टू 70 क्वेश्चन, ओके। चलो भी स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है लिखा हुआ। देखो, सर्कल का सवाल है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन मिक्स है। क्वेश्चन में है, इफ़ द टेंजेंट एट द पॉइंट P ऑन द सर्कल दिस। कोई एक सर्कल दिया हुआ है, लेट से मान लो कोई एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल का इक्वेशन है यहाँ पे। इसके किसी पॉइंट, इस पे कोई एक पॉइंट P है, इस पे हम टेंजेंट बना लेते हैं, ठीक है। मीट्स द स्ट्रेट लाइन, इफ़ द टेंजेंट एट द पॉइंट P ऑन द सर्कल दिस मीट्स द स्ट्रेट लाइन एट अ पॉइंट Q, ओके। ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन को ये टेंजेंट किसी पॉइंट Q पे मीट कर रहा है, ठीक है, किसी पॉइंट Q को पे मीट कर रहा है ऑन द वाई एक्सिस, ओके। ये जो पॉइंट Q है ना, ये कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे है। कहाँ पे है ये पॉइंट, ऑन द वाई एक्सिस। ये कहाँ पे है, ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ PQ इज, ओके। ये PQ का लेंथ पूछ रहा है, ठीक है, PQ का लेंथ पूछ रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है। इस सर्कल के किसी पॉइंट P पे, इस सर्कल के किसी पॉइंट P पे टेंजेंट बनाया गया है, ठीक है। वो टेंजेंट आगे चलकर एक दूसरे स्ट्रेट लाइन को, जिस दूसरे स्ट्रेट लाइन का यहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ है, इस स्ट्रेट लाइन को किसी पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना। मीट्स मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है। और ये जो पॉइंट Q है ना, ये कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे है। तो क्वेश्चन में है कि PQ का लेंथ बोल रहा है, मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट कह रहा है। यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है। देखो, इनडायरेक्टली सोचते हैं इस सवाल को कि मतलब अपने को इनडायरेक्टली क्या कह रहा है ना, कि ये कोई सर्कल है, यहाँ पे ना किसी पॉइंट Q से टेंजेंट डाले और ये टेंजेंट सर्कल को P पे टच कर रहा है, तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, √S1, और तो कुछ नहीं होता, यही होता है ना, √S1। S1 का मतलब, अगर सर्कल S, सर्कल को अगर हम S से डिनोट कर रहे हैं तो S1 का मतलब है कि X और Y की जगह पे जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हुआ है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट रख देना है, ठीक है। और ये बात समझ में, अगर नहीं ध्यान है एक बार मैं इसको बता देता हूँ। देखो, जैसे मान लो ये सर्कल S है, इसका इक्वेशन है, जो जनरल इक्वेशन होता है सर्कल का, मान लेते हैं सर्कल का जो जनरल इक्वेशन होता है क्या होता है, x²। वैसे ये जो सर्कल दिया हुआ है ना, ये भी जनरल इक्वेशन के फॉर्म में ही दिया हुआ है, +2gx + 2fy + c = 0, ठीक है। ये सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है। ध्यान रखना, जनरल इक्वेशन में RHS में क्या होता है, 0 होता है। इसमें 0 है क्या, हाँ देखो 2 है RHS में, तो इसको हम पहले LHS में कर लेंगे, उसके बाद करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये हो गया। अगर मैं मान लेते हैं ये इक्वेशन इस सर्कल का है, इस पर किसी पॉइंट, किसी एक्सटर्नल पॉइंट x1 y1 से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, मतलब PQ का जो लेंथ हो जाएगा वो √S1 होगा। √S1 का मतलब है, √S1 का मतलब है इस सर्कल के इक्वेशन में x1 y1 रख दो, मतलब x और y कोऑर्डिनेट, x और y की जगह पे, x की जगह पे x1, y की जगह पे y1। तो ये हो जाएगा x1² + y1² + 2gx1 + 2fy1 + c, ये पूरा अंडर रूट में। अच्छा, ये कैसे आता है, ये अभी यहाँ पे मुद्दा हमारा नहीं है, बिकॉज
हम लोग सवाल कर रहे हैं, ये हम लोग थ्योरी में जब सर्कल पढ़ते हैं उस समय देखते हैं, ठीक है। तो मैं बस यहाँ पे एक बार रिवाइज़ करवा दिया इस चीज़ को। तो बस अगर अब समझ गए हो तो क्वेश्चन को करो, लेकिन मैं ये नहीं समझाया हूँ अभी तक कि सर क्यू क्या होगा। क्यू बताओगे तब ना ये √S1 निकाल पाएंगे। क्यू पॉइंट क्या है ना, वो थोड़ा सा आप लोग अपना खोपड़ी लगाओ और सोचो क्यू पॉइंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। फिर करते हैं, लगाओ। फिर मैं इसको रफ कर दूंगा, फिर बताऊंगा, ठीक है ना। आप लोग पहले खुद से कीजिए, ट्राई कीजिए। सोच लिए क्यू कैसे निकालेंगे, है ना। देखो क्यू कैसे निकालेंगे कहीं ना कहीं क्यू जो है ना इस टेंजेंट लाइन और इस जो गिवन स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का मान लो इक्वेशन दिया हुआ है 5x - 2y + 6 = 0। दो स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ये समझ में आ रहा होगा सर, इन दोनों स्ट्रेट लाइन को सॉल्व कर देंगे, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। बट क्या टेंजेंट का इक्वेशन पता है? नहीं पता है। तो फिर कैसे निकालेंगे? तो भी निकाल सकते हैं। देखो बहुत एक अच्छा हिंट सवाल में दिया हुआ है कि ये जो क्यू है ना वाई एक्सिस पे है। ये जो क्यू है कहाँ पे है? वाई एक्सिस पे है। इट मीन्स देखो यहाँ पे ना मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना के बताता हूँ कि अगर ये स्ट्रेट लाइन का मैं इसको अगर मैं एक्चुअल डायग्राम में बनाना चाहूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना चाहूँ, तो ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा? जहाँ पे वाई 0 होगा। तो वाई को 0 रख देंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी -6/5 -6 हाँ ठीक है, कॉमा 0। और वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा? जहाँ पे x 0 होगा। तो ये हो जाएगा 3 0,3, है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन एक्चुअल में अगर हम बनाते हैं ना, हम लोग बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से गुजर रहा होता है। ये वाला पॉइंट क्या है? 0,3। तो यही पॉइंट Q है अपना। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है मीट्स एट अ पॉइंट Q ऑन द y एक्सिस। तो Q क्या होगा? जहाँ पे गिवन स्ट्रेट लाइन y को मीट कर रहा होगा। मतलब जो सर्कल का टाइम मान लेते हैं, ऐसे बना देता हूँ मैं। मान लो सर्कल यहाँ होगा और सर्कल का टेंजेंट ऐसे बना रहा हूँगा मैं। देखो एक्चुअल में ये सर्कल ऐसा नहीं होगा और यहाँ बनेगा मैं नहीं, क्योंकि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना दिया हूँ। सर्कल का वैसे सेंटर ना कहाँ लाई कर रहा है? -3, -3 बोले तो थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। तो मैं इसे समझाने के लिए बनाया हूँ यहाँ पे। तो अगर मान लो इस पॉइंट P पे टेंजेंट बनाते हैं और ये टेंजेंट आगे चलकर इस स्ट्रेट लाइन को जहाँ पे कट करेगा वो पॉइंट y एक्सिस पे होगा, है ना, जहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को मीट कर रहा है। तो Q का कोऑर्डिनेट हम लोग को पता चल गया। Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा अभी समझाया मैं। ये स्ट्रेट लाइन, ये जो दिया हुआ है ये स्ट्रेट लाइन जहाँ पे भी y एक्सिस को कट करेगा वहाँ पे, मतलब y एक्सिस को जहाँ पे भी मीट करेगा, जो y एक्सिस का कोऑर्डिनेट जो होगा वही Q का कोऑर्डिनेट होगा। तो Q का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0,3। आई बात समझ में? 0,3, है ना। तो अगर ये पॉइंट 0,3 होगा तो x1 का वैल्यू 0, y1 का वैल्यू 3, तो x1 y1 रख देंगे। अब सर्कल का इक्वेशन पता है क्या? बिल्कुल पता है। सर्कल का इक्वेशन s क्या है अपने पास? अच्छा देखो सर्कल का इक्वेशन जो मैं बनाऊंगा अभी RHS में मैं 0 कर लूँगा, ठीक है ना, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसको 2 को इधर ले आएंगे। तो सर्कल का इक्वेशन है अपने पास x² + y² + 6x + 6y और -2 = 0। तो रिक्वायर्ड लेंथ देन द लेंथ, सो द रिक्वायर्ड लेंथ PQ, है ना। यहाँ पे PQ जो है लेंथ ऑफ टेंजेंट ही है। तो क्या हो जाएगा? √S1। S1 की जगह पे क्या रखेंगे? √S1। तो S1 में x1 की जगह पे क्या रखेंगे? 0 और y की जगह पे क्या रखेंगे? 3। तो x की जगह पे 0 का स्क्वायर 0 + 3 यहाँ रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 6 × 0, है ना, 6 × 0 + 6 × 3 -2, है ना। तो PQ का लेंथ हो जाएगा 9 + 6 3 = 18 -2। गड़बड़ तो नहीं है ना। तो ये हो जाएगा 25। ये कितना आएगा? √25 और √25 का ठीक है का √5 आएगा। ऑप्शन में देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट 5 कहीं है? हाँ बच्चों है। ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन C इसका सही आंसर होगा। आया समझ में? कितना सिंपल क्वेश्चन था। देखो सिंपल था बट Q का कोऑर्डिनेट में हो सकता है कुछ स्टूडेंट को डाउट आ रहा हो कि सर Q का कोऑर्डिनेट यहाँ पे कैसे निकालेंगे। ठीक है चलिए लिखिए, फिर 67 करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 67 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
इसमें मैं एक कंसेंट्रिक का कंसेप्ट रिवाइज करवाने के लिए सवाल लेके आया हूँ यहाँ पे। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो किसी गिवन पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे सवाल में है एक सर्कल है जो किसी गिवन पॉइंट से पास कर रहा है, ओके। और जिस सर्कल का इक्वेशन सॉरी और जिस सर्कल का इक्वेशन निकालना है वो किसी गिवन सर्कल के साथ कॉन्सेंट्रिक है। इट मीन्स रिक्वायर्ड सर्कल का सेंटर हमें दिया हुआ है। कैसे? क्योंकि जो गिवन सर्कल है उसके साथ कॉन्सेंट्रिक है, तो जो गिवन सर्कल है उसका जो सेंटर होगा वही रिक्वायर्ड सर्कल का सेंटर होगा, है ना। कॉन्सेंट्रिक का क्या मतलब होता है कि दो सर्कल एक ही सेंटर हो बट अलग अलग क्या हो, रेडियस हो, है ना, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाते हैं। तो देखो क्वेश्चन में है वही चीज़ कि यहाँ पे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल दिस। एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो इस दिए गए सर्कल के साथ क्या है, कॉन्सेंट्रिक है। ठीक है, ओके। एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, इस पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो जो रिक्वायर्ड सर्कल होगा, अच्छा ये जो सर्कल दिया हुआ है, ये जो सर्कल दी हुई है इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर बताओ क्या होगा, है ना। एक बार मैं सेंटर रिवाइज करवा देता हूँ। अगर कोई सर्कल है, देखो जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 होता है, तो जो सर्कल का सेंटर होता है वो -g -f होता है। अगर रेडियस की ज़रूरत पड़े तो मैं रेडियस रिवाइज करवा देता हूँ। रेडियस होता है √g² प्लस f² माइनस c। ठीक है ना, आई होप आप लोगों को पता ही होगा इतना सिंपल चीज़। ठीक है, तो इस सर्कल का अगर मैं सेंटर की बात करूं तो पहले g बताओ क्या होगा। तो g जो होता है ना, x का जो कोफिशिएंट होता है वो 2g होता है। x का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, 2g होता है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, -8। तो हम कह सकते हैं ना 2g का वैल्यू -8 है, तो g का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, -4, है ना। और यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट होता है वो 2f होता है। तो अपने पास यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, 6 है। तो यहाँ पे 2f = 6, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, है ना। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि इस बार मैं लिख के समझा दिया एक बार, ठीक है ना। ऐसे नहीं करना है जी के एग्ज़ाम में कि इतना लिखना है, सोचना है डायरेक्ट। ये तो मैं सिखाने के लिए, या कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ये बोरिंग लगा होगा, सर ये तो पता है ये क्या बता रहे हैं। बट कुछ ऐसे होंगे कि जो नहीं क्लिक कर पा रहे होंगे, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। क्योंकि देखो मुझे सबको सिखाना है, ठीक है ना, सबको रिवाइज़ करवाना है अच्छे से, तो इसलिए मैं ये सब बता देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे कोशिश करो, जिसको पहले से नहीं क्लिक कर पा रहे होगे, अब कोशिश करो ना कि रैंडमली हम लोग अगर इसको नहीं भी लिखेंगे ना, तो डायरेक्ट इसको नहीं है तो x का कोफिशिएंट का हाफ लेना है। x के कोफिशिएंट का हाफ g होता है। x का कोफिशिएंट क्या है, -8, तो उसका हाफ -4, है ना। तो ये 6 है तो हाफ 3 हो जाएगा, ओके। 2 से बस डिवाइड कर देना है। तो अगर मैं इस सर्कल के सेंटर की बात करूँ, इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर होता है -g -f। तो g क्या है, -4, तो -g क्या होगा, 4 हो जाएगा, है ना। f क्या है, 3, तो सेंटर होता है -f, तो -3 हो जाएगा, ओके। तो जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका सेंटर ना 4, -3 है, बट नहीं, सॉरी, और जो पास कर रहा है किसी एक पॉइंट p -2, -7 से पास कर रहा है, तो क्या होगा सर्कल का इक्वेशन, सेंटर रेडियस फॉर्म में x - h का होल स्क्वायर, है ना, प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। यहाँ पे h और k क्या होता है, h और k सेंटर होता है। तो सेंटर पता है अपने को, हाँ 4, तो x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y, यहाँ माइनस रखेंगे k की जगह पे -3, तो +3 हो जाएगा। y + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। r² का मतलब है ये CP, यही तो r है, इनके बीच का डिस्टेंस, तो r² हो जाएगा। CP क्या होगा, 4 + 2 का होल स्क्वायर प्लस -7 प्लस 4 + 2 ना, हाँ ठीक है, यहाँ पे 4 लिए, 4 - 2 + 2 हो जाएगा, और -3 + 7 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में होगा CP r, और उसका भी स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अब इसको सिंपल क्या हो जाएगा, ये x² + 16 - 2x, अरे यार एक मिनट, 2x प्लस y² + 9 + 6y
है ना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगा दिए, ए स्क्वायर 4, ओहो यहाँ पे 8 होगा ना, 2ab ना, हाँ, इक्वल टू स्क्वायर से स्क्वायर रूट चला गया, ये होल स्क्वायर है, से स्क्वायर रूट चला जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 6 का हो स्क्वायर, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, और 7 - 3 4, 4 का स्क्वायर 16, ये आ जाएगा 52। 52 को इधर लेके आएंगे, अच्छा ये 16 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो फाइनल जो अगर सर्कल का इक्वेशन लिखना देखो कहने का तो आप ना यहाँ पे भी एक, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, अगर ऑप्शन सेंटर रेडियस फॉर्म में होता तो बस यहाँ पे इसको सॉल्व करके लिख देते, यहाँ पे 36 + 16 42। हम जनरल इक्वेशन में लेके जा रहे हैं, ऐसे ही जनरल इक्वेशन में अगर एक सर्कल का इक्वेशन है तो इसको भी लेके जा रहे हैं, और कोई बात नहीं है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा x² + y² - 8x + 6y, है ना, x² y² आ गया, -8x + 6y, और ये जो 36 इधर आएगा तो -36 + 9 3 -27 ना, = 0, सही है ना, हाँ ठीक है। ये अपना सर्कल का इक्वेशन आ गया। देखो इसका एक और मेथड बता रहा हूँ, जो मेथड में मतलब जो मेथड सिखाने के लिए, जो कंसेप्ट रिवाइज करवाने के लिए मैं ये सवाल लिया हूँ, वो मेथड अभी सिखा, इसके बाद बताता हूँ इसका सेकेंड मेथड, ये लिख लो पहले। तो बच्चों इसका सेकेंड मेथड देखो, फर्स्ट मेथड अभी बता दिया, ठीक है। अब सेकेंड मेथड देखो, मैं उसको रफ कर दिया, ठीक है, फर्स्ट मेथड बता के रफ कर दिया हूँ। सेकेंड मेथड देखो क्या है इसका, जो मेथड मतलब रिवाइज करवाने के लिए मैं यहाँ पे लिया हूँ, ठीक है। मेथड 2 देखो, अगर मान लो कोई सर्कल है, सर्कल है लेट्स से x² + y², मान लो ये S1 है अपना, ठीक है, S1 है, सर्कल S1 है, पहला सर्कल है, + 2gx + 2fy + c = 0, ठीक है। और अगर जो दूसरा सर्कल है S2, ये दोनों क्या है, कंसेंट्रिक है। अगर ये दोनों क्या होंगे, कॉन्सेंट्रिक होंगे, तो अगर दो सर्कल कॉन्सेंट्रिक होता है तो उन दोनों सर्कल के जनरल इक्वेशन में सिर्फ जो कांस्टेंट टर्म होता है उसमें डिफरेंस होता है, मतलब उसमें वो उससे डिफ़र होता है, बाकी सर्कल का इक्वेशन ऑल एक जैसा होता है। समझे क्या बोला मैं? अगर दो सर्कल कॉन्सेंट्रिक हैं, या याद रखो कोई भी दो फिगर अगर कॉन्सेंट्रिक है, जो चाहे स्ट्रेट लाइन हो, सर्कल हो या पैराबोला, कॉन्सेंट्रिक नहीं पैरेलल हो, कोई दो स्ट्रेट लाइन या तो पैरेलल हो। देखो पैरेलल जैसे मान लो ये सर्कल और ये सर्कल, ये दोनों पैरेलल है, यहाँ पे हम लोग टर्म यूज़ कर सकते हैं कॉन्सेंट्रिक, बट ये पैरेलल भी कह सकते हैं, ये दोनों सर्कल पैरेलल हैं, ठीक है। पैरेलल का मतलब सिर्फ ये मत समझिए कि ये देखो ये और इस टाइप का कुछ, ये दोनों पैरेलल चल रहे हैं, है ना। तो अगर कभी भी कोई दो फिगर, याद रखना कोई भी दो फिगर, जैसे मान लो हमारे फिगर में हम लोग में क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, सर्कल आएगा, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, अगर वो पैरेलल हैं तो उनके इक्वेशन में, उन दोनों के इक्वेशन में सिर्फ वो दोनों इक्वेशन एक दूसरे से जो डिफ़र होगा सिर्फ कांस्टेंट टर्म के थ्रू ही डिफ़र होगा, बाकी सब कुछ उनका सेम होगा। तो यहाँ पे जैसे एक ये सर्कल है S1 और S2, अगर इसके साथ कॉन्सेंट्रिक है तो जो S2 का इक्वेशन होगा वो जानते हो, यहाँ तक तो सेम ही होगा, x² + y² + 2gx + 2fy, बस अगर इसमें c है तो इसमें c' लगा दो, ठीक है। अगर उसमें c है तो इसमें एक दूसरा कॉन्स्टेंट दे दो, c'। आई बात समझ में, है ना। इसी कंसेप्ट का हम यूज़ इस सवाल में करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे कि जो हमारा सर्कल दिया हुआ है, हमारा सर्कल क्या दिया हुआ है, x² + y² - 8x + 6y, आ रहा है ना समझ में? आई होप आ रहा होगा, आ रहा है तो कमेंट करके बताना है अगर ये कोई सर्कल है, ओके। तो इस सर्कल के कंसेंट्रिक एक दूसरा सर्कल अगर मैं बनाऊं, मान लेते हैं जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो अगर इसके साथ कॉन्सेंट्रिक है, जैसा इसकी सवाल में कह रहा है, तो जो रिक्वायर्ड सर्कल होगा ना, रिक्वायर्ड सर्कल, उसका जो इक्वेशन होगा उसको हम लिख सकते हैं x² + y² - 8x + 6y। यहाँ तक सब सही चलेगा, बट जैसे जो गिवन सर्कल है उसका कॉन्स्टेंट टर्म -5 है, इसका कॉन्स्टेंट टर्म नहीं पता अपने को, तो इसको कुछ मान लो, कुछ c मान लेते हैं, ठीक है, हो गया। अब इसी c का वैल्यू निकालने के लिए हमें इनडायरेक्टली हिंट दिया हुआ है ये वाला पॉइंट। अब देखो जैसा कि ये जो पॉइंट है, इसी जैसे मान लो ये सर्कल पे ये पॉइंट है,
इस सर्कल पे अगर ये पॉइंट है P -2, -7, इट मीन्स ये पॉइंट P इस सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर सेटिस्फाई करेगा तो हम फॉर वैल्यू ऑफ C हम क्या करेंगे, बस C के वैल्यू निकालने के लिए इस पॉइंट को इस सर्कल के इक्वेशन में रख देंगे। क्यों रखेंगे, रख सकते हैं क्या या नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है इस सर्कल पे लाई कर रहा है, रिक्वायर्ड सर्कल पे, सवाल में ऐसा कह रहा है, तो रख देते हैं उसमें। तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर -2 6 y का वैल्यू -7 प्लस C = 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, ये माइनस माइनस प्लस है ना 16 -42 प्लस C = 0। ओके, तो यहाँ पे -42 16 4 20 हो गया। ठीक है, देखो 20, ये 49 है, ये 42 है, तो यहाँ से आ जाएगा 7, यहाँ से आ जाएगा 7 प्लस C = 0। तो C की वैल्यू आ जाएगी -27। C का वैल्यू -27 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल क्या हो जाएगा। अच्छा ये नहीं लिखोगे ना तो वीडियो को रोक दो, पीछे कर लो, रोक के लिख लो जो मैं मिटाया हूँ। सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल क्या हो जाएगा बताइए, x² + y² -8x + 6y माइनस आया ना, हाँ -27 = 0। यही उस मेथड से भी आया था, है ना, जनरल। अच्छा उसको मैं जनरल इक्वेशन में इसलिए बस लेके आया था ताकि मैं दिखा पाऊँ, देखो उससे भी यही आया, ये इससे भी यही आया। ठीक है, तो इस सवाल से क्या सीखे हम लोग, कोई भी अगर दो सर्कल कॉन्सेंट्रिक हैं तो उसके सेंटर सेम होते हैं, ये पता ही है, रेडियस अलग होता है। और साथ ही साथ क्या हो सकता है, दोनों सर्कल जनरल इक्वेशन में एक दूसरे से किस में डिफर होते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म में अलग होते हैं। ठीक है, सेम कंसेप्ट हमारा स्ट्रेट लाइन में भी अप्लाई होता है। ओके, लिख लीजिए, फिर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 68। अच्छा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है सवाल में। अ सर्कल हैज़ रेडियस 3 यूनिट्स। एक सर्कल है जिसका रेडियस 3 यूनिट है एंड इट्स सेंटर लाइज ऑन द लाइन। इस लाइन पे इस सर्कल का सेंटर लाई कर रहा है। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ओके, इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है इफ़ इट पासेस थ्रू द पॉइंट 7,3। आया कुछ समझ में, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। एक सर्कल है जिसका सबसे पहले क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। इस सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 3 यूनिट। ठीक है, सेंटर कुछ होगा इसका ठीक है, सेंटर कुछ तो होगा, लेकिन जो सेंटर से एक लाइन पास कर रहा है, एक कोई लाइन है जिसका इक्वेशन है y = x - 1, ये सेंटर से पास कर रही है। ठीक है, अच्छा सर्कल किसी एक सर्कल किसी एक पॉइंट P 7,3 से भी पास कर रहा है। ठीक है, सर्कल एक कोई पॉइंट P 7,3 से भी पास कर रहा है। क्या ये P, ये दोनों पॉइंट तो नहीं है ना, मतलब ये स्ट्रेट लाइन पे भी लाई तो नहीं कर रहा, सर्कल के साथ साथ देख लेते हैं। 7,3 को इस पॉइंट इसमें रखो तो सेटिस्फाई कर रहा है, 7 = 2 नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट तो नहीं है। ठीक है, कोई पॉइंट होगा। अब देखो कैसे करेंगे। तो सर्कल का बच्चे रेडियस दिया हुआ है ना, तो बस क्या निकालना है, सर्कल का रेडियस दिया हुआ है। अगर हम लोग सेंटर निकाल लेंगे सर्कल का तो काम बन जाएगा, सेंटर रेडियस फॉर्म लगा देंगे सर्कल का इक्वेशन के लिए, है ना। तो देखते हैं, सेंटर निकालना है बस, है ना। और सेंटर क्या है, मान लेते हैं सेंटर C, जो सेंटर है C, इसका कोऑर्डिनेट मान लो अल्फ़ा, बीटा। ठीक है, मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा है। ओके, दो अननोन है, अल्फ़ा और बीटा दोनों अननोन है। तो अगर दो अननोन है तो दो इन्फॉर्मेशन सवाल में होना चाहिए, सवाल से दो इन्फॉर्मेशन निकालो या कोशिश करो दो इक्वेशन बने, या अल्फ़ा बीटा में दो टाइप का रिलेशन बने। 100 बात की एक बात, अल्फ़ा बीटा में दो टाइप का दो रिलेशन बने, है ना। रिलेशन तो एक ही टाइप का बनेगा, मतलब दो इक्वेशन के थ्रू दोनों इंटरकनेक्टेड हो एक दूसरे से, ऐसा कुछ, है ना। तो देखते हैं, सबसे पहले तो यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है अल्फ़ा बीटा अगर इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है तो अल्फ़ा बीटा इस स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करेगा ना। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ
बीटा के वाई के जगह पे बीटा इक्वल टू अल्फ़ा माइनस वन, है ना। एक रिलेशन तो हमारा ये आ गया। ओके, अच्छा इस p को नीचे बनाते हैं ज़्यादा सही रहेगा। मान लो ये p यहाँ पे लाई कर रहा है 7,3। अब देखो ये जो पॉइंट है, ये जो CP है, CP इक्वल टू आर होगा ना जी। CP आर ही तो है। CP का जो लेंथ होगा वो किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा, रेडियस है। तो यहाँ पे CP क्या है, CP इज़ व्हाट, आर, और आर क्या है अपना 3, दिया हुआ है सवाल में। आर इक्वल टू क्या है, ये 3 है ना। CP क्या है, CP है कहीं ना कहीं दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो आ गया होगा समझ में, इन दोनों पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस होगा उसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और डैट इज इक्वल टू 3। तो अल्फ़ा बीटा में एक और रिलेशन बन जाएगा, तो दोनों रिलेशन को से सॉल्व कर लेंगे, हमारा अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। जैसे ही अल्फ़ा बीटा आएगा सेंटर आ जाएगा सर्कल का, और जैसे ही सर्कल का सेंटर आया इट मीन्स क्या आ गया, इक्वेशन आ जाएगा सर्कल का सेंटर रेडियस फॉर्म लगा के। वही तो निकालना है, इक्वेशन ही तो निकालना है इस सवाल में, है ना। तो बस CP क्या होगा, अंडर रूट अल्फ़ा -7 का होल स्क्वायर प्लस बीटा -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3, है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, ऐसा क्यों, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या होगा उससे, ये हो जाएगा अल्फ़ा -7 का होल स्क्वायर प्लस बीटा -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, है ना। अल्फ़ा -7 का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। बीटा -3 का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, इक्वल टू 9। तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा में, अच्छा एक काम करें क्या, रुको, यहाँ पे ना बीटा की जगह पे ना अल्फ़ा का जो वैल्यू है वो रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं, ये जो बीटा का रिलेशन अपने को पता है ना, बीटा इक्वल टू क्या पता है, अल्फ़ा -1 यहाँ पे रख दो। आ रही बात समझ में। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा अल्फ़ा -7 का होल स्क्वायर प्लस बीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं, अल्फ़ा -1, तो अल्फ़ा -1 -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9, है ना, दिख रहा है ना। तो क्या आएगा अब बताइए, वहाँ से अल्फ़ा -7 का होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा -4 का होल स्क्वायर होगा ना, इक्वल टू 9। अल्फ़ा -4 होगा ना, हाँ सही है, -1 -3 -4। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, a स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab -14 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 अल्फ़ा इक्वल टू 9, ठीक है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर 2 अल्फ़ा स्क्वायर -14 अल्फ़ा और -8 अल्फ़ा -22 अल्फ़ा, ठीक है। फिर आ जाएगा 16 और इनको सॉल्व करो, 9 को इधर ले लो, ये 49 प्लस 16 कितना होगा, 65, है ना। 65 माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 65 होगा ना कंफर्म। तो ये हो जाएगी 2 अल्फ़ा स्क्वायर -11 अल्फ़ा प्लस ऑफ 56 इक्वल टू 0, है ना। अच्छा यहाँ 22 होगा ना, 11 कैसे आ गया, 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लो, तो ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर -11 अल्फ़ा प्लस 28। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या क्या आएगी, फैक्टराइज करना, है ना। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू क्या आएगा, अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा 7,4, है ना। अल्फ़ा की वैल्यू क्या क्या होगी, 7 और 4, ये अल्फ़ा की वैल्यू होगी। अगर ये अल्फ़ा होगा तो बीटा का वैल्यू क्या होगा, कैसे निकलेगा, अल्फ़ा और बीटा में देखो यहाँ एक रिलेशन है। अल्फ़ा की वैल्यू जब हम 7 रखेंगे तो बीटा की वैल्यू उससे एक कम 6 आएगी, क्योंकि अल्फ़ा -1 7 -1 6 होगा, और 3 हो सकता है। बीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 6,3, है ना। तो जब अल्फ़ा का वैल्यू 7 होगा एट दैट टाइम बीटा का वैल्यू 3 नहीं लेना, 6 लेना, है ना। और जब आप अल्फ़ा का वैल्यू 4 ले रहे होगे उस समय बीटा का वैल्यू 3 लेना है,
6 उस समय नहीं लेना है ना, ये मत कर देना 7 के साथ 3 और 4 के साथ 6 कर देना, गलत हो जाएगा सवाल, है ना। तो बच्चों अल्फ़ा और बीटा यही तो हमारा सेंटर था, तो सेंटर क्या आ गया, या तो आप कह सकते हो 7,6 या फिर कह सकते हो 4,3, है ना। रेडियस भी पता है। इधर नहीं लिखे हो तो वीडियो को पॉज करो, करके लिख लो, मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ। तो बताओ अब क्या करें यहाँ पे। अब यहाँ पे बस लगा देते हैं सेंटर रेडियस फॉर्म। तो x-7, जब हम 7 ये वाला सेंटर कंसिडर कर रहे हैं, x-7 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस तो 3 है, 3 का स्क्वायर 9। आंसर ये होगा, या 4,3 रख सकते हैं, तो x-4 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, रेडियस तो 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, है ना। सेंटर रेडियस फॉर्म लगा दिए। इसको ऑप्शन होता तो जनरल इक्वेशन में अगर ऑप्शन होता तो हम ओपन कर लेते हैं। देखो इसमें हमने क्या किया, सेंटर रेडियस फॉर्म लगाया और किया। अब मैं एक हिंट दे रहा हूँ, उसमें आप लोग को खुद से करना है और कमेंट करके मुझे बताना कि उस मेथड से हुआ कि नहीं है। जनरल इक्वेशन से सर्कल का जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका इक्वेशन मान लेना x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 मान लेना। रेडियस क्या होगा, -g-f, तो रेडियस इस पे लाई करेगा, तो यहाँ पे आप -g-f रख सकते हो, तो ये हो जाएगा -f इक्वल टू -g-1, ठीक है ना। तो जो जनरल इक्वेशन होगा उसमें आप लोग के पास ना 3 अननोन होगा, एक f होगा, एक g होगा, एक c होगा। तो 3 इन्फॉर्मेशन सवाल में दिया हुआ भी है। एक f और g में यहाँ से रिलेशन निकाल लेंगे। रेडियस 3 दिया हुआ है तो √g² प्लस f² माइनस c इक्वल टू 3 रख दोगे, है ना, वहाँ से एक रिलेशन निकल जाएगा। साथ ही साथ ये जो सर्कल है 7,3 से पास कर रहा है, तो 7,3 से पास कर रहा है तो वहाँ से भी GFC में रिलेशन निकल जाएगा। इस भी मेथड से एक बार करना, करके बताना, मैं हिंट कर दिया हूँ, ठीक है। मैं इस मेथड से बता नहीं रहा हूँ, इस मेथड से भी आप लोग एक बार ट्राई करना, ओके। क्वेश्चन कितने हो गए, 68 हो गए। देखो जनरली मैं हर क्लास में भी 5-5 सवाल ही बता रहा हूँ, तो आज भी हम लोग जैसा पहले बोल चुका हूँ 5 क्वेश्चन करेंगे, तो अब 69 करते हैं, ठीक है। देखिए इसको, नाउ क्वेश्चन नंबर 69। ये सवाल अपना स्ट्रेट लाइन से है, इसमें सर्कल का कोई पार्ट नहीं, सर्कल का सवाल नहीं, ये स्ट्रेट लाइन से है और स्ट्रेट लाइन में मीडियन वाला सवाल है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में है लेट PS बी द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टेक्सेस P Q और R, ठीक है। एक ट्रायंगल है जिसका वर्टेक्स दिया हुआ है, ठीक है। उसमें से PS हमारा क्या है उस ट्रायंगल का, कोई एक मीडियन है, 3 मीडियन होते हैं, एक मीडियन है। तो ट्रायंगल का वर्टेक्स अपने को पता है ना। अच्छा ये ऑप्शन सवाल में है, इस सवाल में ऑप्शन दिया हुआ है P Q और R, ये 3 वर्टेक्स हैं, तीनों के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2,2 6,-1 और R क्या है 7,3। इतना सवाल में हम लोग पढ़े हैं, लिख बना लिए। उसके बाद है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1-1। एक ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है जो 1-1 के पास कर रहा है पैरेलल टू PS। PS क्या है भाई, PS एक मीडियन है। एक ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन L का इक्वेशन निकालना है जो PS के पैरेलल है, ठीक है। PS के क्या है, पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। PS क्या है, मीडियन है इस ट्रायंगल का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। मीडियन क्या होता है, वर्टेक्स से चलने वाला लाइन सामने वाले को क्या करे, बाइसेक्ट कर दे, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो ये अगर हमारा PS है, मीडियन है, तो S का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मिड पॉइंट थ्योरम लगा देते हैं। S क्या होता है, मिड पॉइंट है, किसका Q और R का। मीडियन का डेफिनेशन क्या होता है, एक ऐसा लाइन, स्ट्रेट लाइन जो वर्टेक्स से चले और अपोजिट साइड को क्या कर दे, बाइसेक्ट कर दे, है ना। तो ये अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर दिया, 2 इक्वल पार्ट से डिवाइड कर दिया, तो S क्या होगा हमारा, Q और R का मिड पॉइंट होगा। QR का ये मिड पॉइंट है S, है ना, S मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा देते हैं यहाँ पे। तो S का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6 + 7 13/2 और -1 + 3 2/2 1। ये S का कोऑर्डिनेट आ गया। X का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 13/2, 1। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ S, है ना। P भी पता है। अब सुनो, जो हम मान लो जो रिक्वायर्ड लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन हम लिख सकते हैं क्या, इस टाइप से y- देखो इस पॉइंट से पास कर रहा है तो पॉइंट स्लो फॉर्म लगा रहे हैं, y - y1
इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, वाई वन क्या है -1, तो +1 हो जाएगा इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब यहाँ एम ही तो अननोन है, एम क्या है अननोन है, स्लोप रिक्वायर्ड लाइन का, तो जो रिक्वायर्ड लाइन है वो पी एस के पैरेलल है। तो अगर मैं स्लोप ऑफ पी एस की बात करूँ, पी एस का स्लोप क्या होगा, वाई स्लोप क्या होगा 2 - 1 अपॉन 2 - 13/2, तो हो गया ये 1/4 - 13/2, ये हो जाएगा हमारा 2/9 है ना माइनस में। तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन भी मतलब इसका मतलब कह सकते हैं, सो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन भी यही हो जाएगा, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं, दो लाइन पैरेलल होते हैं तो स्लोप इक्वल होते हैं। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इक्वल टू भी वही हो जाएगा, है ना। तो अब लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, सो लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, इसको 1 कर लो, फ्रॉम 1। देखो मैं ना ये सब मैं जो लिख रहा हूँ, जैसे मान लो अब 11th में हो, बोर्ड में हो और स्कूल में आता है, तो ये सब तो करो लिख के ही रिप्रेजेंट करोगे अपने आंसर शीट पे। लेकिन अगर मेंस में आता है तो मैं ये सब ऑब्वियसली कॉमन सेंस इतना तो करेंगे नहीं हम लोग, रफली स्किप करते चलेंगे स्टेप। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि सबको समझ में आ जाए, मैं फ्रॉम 1 में रख रहा हूँ, है ना। y + 1 इक्वल टू m की वैल्यू क्या है -2/9 x -1। इसको सॉल्व करते हैं, ये होगा 9y, 9 को इधर ले आते हैं, +9 इक्वल टू -2x -+2, है ना। सब में x पॉजिटिव में, ठीक है। इस 2 को इधर ले आओ, तो 2x + 9y + 7 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे। 2 को इधर लाएंगे -2, 7 - 9 - 2 7 हो जाएगा, 9y तो प्लस, ये प्लस में हो जाएगा, है ना। ऑप्शन डी फॉर डेल इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 69 हो गया। आज का लास्ट सवाल इस क्लास का 70 करते हैं, लिखिए इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 70 आज से क्लास का लास्ट सवाल है। मुझे लगता है आज के क्लास में जो भी क्वेश्चन किए ना, सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही वाला क्वेश्चन है ना। 70 स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी इज y = x। ठीक है, कोई लाइन है ए बी, मतलब कोई दो पॉइंट को जोड़ने वाला एक लाइन है, ये मान लो अपना ए है और ये मान लीजिए बी है, इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाला एक लाइन ए बी है। इसका इक्वेशन दिया हुआ है y = x, है ना। और कुछ है क्या सवाल में, तो कुछ नहीं दिया हुआ है। अच्छा, ये लाइन हो सकता है आगे भी तो जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है आगे की ओर। अब है A and B lie on the same side of the mirror 2x - 1 = 1, है ना। इस लाइन मिरर मतलब ये लाइन मिरर का काम करेगा, इसके एक ही साइड है ना। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के एक ही साइड है A और B। देखो मन में ये आ सकता है कि सर अगर ये A है ये B है और इस स्ट्रेट लाइन के एक ही साइड AB है, तो हो सकता है वो स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा होगा। समझना, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है, समझने की बात है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन 2x - y = 1 ये होगा, तो हो सकता है ए बी एक ही साइड हो। ऐसा भी हो सकता है, सॉरी हो नहीं सकता है, ऐसा सवाल में दिया हुआ है कि ए बी एक ही साइड है, तो हो सकता है ये लाइन ऐसा हो। बट क्या ये पैरेलल दोनों लाइन है? नहीं है। इसका स्लोप क्या है 1 है, इसका स्लोप क्या है 2 है ना। इसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप 2 है, तो दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। हो सकता है दोनों लाइन क्या होगा इंटरसेक्टिंग होगा, तो मे बी ये लाइन ज़रूर ऐसा होगा, है ना। मे बी क्या होगा ही ऐसा, इस टाइप से कुछ, है ना। तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 2x - y - 1 = 0। अब कह रहा है द इक्वेशन ऑफ इमेज ए बी। देखो अगर ये लाइन मिरर का काम करेगा, ठीक है ना, ये जो लाइन है एक मिरर का काम करेगा, तो ए बी का कुछ तो इक्वेशन होगा, कुछ तो इमेज होगा। ए बी का जो इमेज होगा वो क्या होगा, देखो ए बी का जो इमेज होगा ना, अब सोचो अगर यहाँ पे मिरर है सामने, तो अगर मैं मिरर पे हाथ रखूँ, तो जो आज करना अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होके, अगर मिरर है तो अगर हम लोग मिरर के सामने हाथ रखते हैं, तो जो हमारा हैंड है लगेगा कि मिरर में ना टच होके पीछे की ओर निकला हुआ ऐसे, है ना। समझ रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे हाथ रखूँगा तो अगर ये मिरर होता तो हाथ टच होके पीछे दिखता हमें, ओके,
है ना दिखता। अच्छा ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो अगर ये मिरर है तो जो इतना देखो मिरर की जितना राइट साइड है ना इसका इमेज हमें ना ऐसे, इसका इमेज के साथ दिखेगा मुझे ऐसा दिखेगा, समझ पा रहे हो। ये हमारा क्या है, इमेज है, ये हमारा क्या है, इमेज है ऑफ लाइन ए बी। लाइन ए बी का ये इमेज है। डायरेक्ट सिर्फ मिरर के एक ही साइड नहीं हुआ, कुछ जितना पार्ट देखो इस ए बी का ये जो पार्ट है ना मिरर के पीछे है, तो इस पार्ट का इमेज यहाँ बनेगा, समझ रहे हो। देखो मैं फिर से बनाता हूँ इस इमेज को। जितना इस मिरर के ऊपर के साइड है ये पार्ट इस लाइन का ए बी का, वो पार्ट इधर बनेगा, और इस ए बी का जितना पार्ट इधर है वो पार्ट इधर बनेगा। तो अपने को इसका इक्वेशन निकालना है। तो देखो अब सुनो, हम लोग अपने ड्रेसिंग टेबल पे कांच के सामने खड़े होते हैं, तो हमारा नाक जहाँ पे है वहीं पे दिखता है उसमें भी। ऐसा तो नहीं नाक यहाँ दिखने लगता है कहीं और दिखने लगता है, ऐसा तो नहीं, आँख जहाँ है वहीं दिखता है। सिमिलरली जो इमेज ए का इमेज होगा, ए हमें ना इस मिरर में ना इसका इमेज भी इसके जो ए बी लाइन का इमेज होगा उसी पे ए कहीं ना कहीं दिखेगा। ऐसा तो नहीं कि मैं यहाँ हूँ तो मेरा हैंड ऐसे है तो वो इधर मेरे बाजू में दिखने लगेगा, ठीक है ना, जैसे है अटैच वैसे ही दिखेगा ना। तो उसी तरह कहने का मतलब है जहाँ पे ए है वहीं पे ए डैश उस ए का इमेज दिखेगा, जो इमेज लाइन बनेगा, है ना। और बी यहाँ है तो बी का इमेज मान लो यहाँ बनेगा, है ना, बी डैश मान लेते हैं। सुनो ए और बी पता है क्या अपने को? नहीं पता है ना, ए और बी नहीं पता है। अगर ए और बी पता होता तो ए का इमेज हम ए डैश निकाल लेते हैं, इमेज वाला फार्मूला लगा के। मैं कोई ना कोई क्वेश्चन में इमेज वाला फार्मूला बताया ही होगा, लेकिन फिर बता दूंगा। और बी का इमेज निकाल लेंगे हम, बी डैश ए डैश बी डैश निकल जाता तो इमेज ऑफ लाइन ए बी आ जाता, है ना, इक्वेशन आ जाता। नहीं पता है, बट हमें ये तो दिख रहा है कि ये जो इमेज है वहीं से इंटरसेक्ट हो रहा है जहाँ पे ये रियल लाइन जो ऑब्जेक्ट कट कर रहा है। मतलब यहाँ पे ना लाइन मिरर ए बी और ए बी का इमेज कोलिनियर हो रहा है। तो ये अगर पॉइंट P है तो हम कह सकते हैं इस पॉइंट से हमारा इमेज जाएगा। तो इमेज किसी एक पॉइंट से जा रहा है, वो कोऑर्डिनेट अपने को पता है। तो कौन सा P कोऑर्डिनेट है? इंटरसेक्टिंग। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, ये दो लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है y इक्वल टू एक्स और 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो y को हम x रख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ये x की वैल्यू 1 आएगी और y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, दोनों इक्वल है तो, है ना, y इक्वल टू एक्स। तो ये जो जहाँ पर ये लाइन मिरर ए बी को कट कर रहा है वो पॉइंट 1 1 है। इसी पॉइंट 1 1 से ना इमेज भी पास कर रहा है ए बी का, ऑब्वियसली पास करेगा, है ना, जिसे हम हाथ रखेंगे तो वहीं से इमेज भी हमारा पास करेगा। अब इस इमेज ऑफ ए बी पे एक पॉइंट पता चल गया, इमेज ऑफ ए बी पे क्या हुआ, एक पॉइंट पता चल गया। अब हमें इमेज ऑफ ए बी पे का स्लोप चाहिए या एक और पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए या एक और पॉइंट चाहिए। सोचते हैं कैसे निकलेगा इमेज द इक्वेशन ऑफ इमेज ए बी, इक्वेशन ऑफ, ये पता चल गया ए बी लाई ऑन द सेम साइड, ठीक है, सेम साइड लाई कर रहा है, पी पता चल गया। सोचिए, बताइए कैसे निकलेगा, सोचो। सोच के बताओ, बताइए सोच के। देखो यहाँ पे ना ए नहीं पता है तो ए डैश भी नहीं पता चल पाएगा, बी नहीं पता है बी डैश भी नहीं पता चल पाएगा, है ना। एक पॉइंट पता चल गया है इस इमेज पे, तो एक दूसरा पॉइंट निकाल लेते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप तो कहीं से भी नहीं पता चलेगा, स्लोप कैसे निकालेंगे, है ना, स्लोप का तो कुछ बता ही नहीं सकते हैं। एक काम करते हैं, y इक्वल टू एक्स एक यूनिक लाइन होता है। हम लोग स्ट्रेट लाइन में ना y इक्वल टू एक्स हम लोग बहुत जगह यूज़ करते हैं। y इक्वल टू एक्स हमें पता होता है कि कहाँ से पास कर रहा होता है, इतना तो y इक्वल टू एक्स हमारा एक ना अच्छा वाला लाइन होता है जिसके बारे में हमें पता होता है। तो y इक्वल टू एक्स कहाँ से पास कर रहा है बताइए, y इक्वल टू एक्स ऑरिजिन से पास करता है, y इक्वल टू एक्स ऑरिजिन से पास करता है। इसका मतलब इस स्ट्रेट लाइन पे कहीं ना कहीं ऑरिजिन भी होगा। तो मान लेते हैं कि हमारा ना यहाँ पे ऑरिजिन होगा, O फॉर ऑरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट है 0, 0, है ना।
तो ओरिजिन का इमेज भी तो बनेगा। ओरिजिन का इमेज हम मान लेते हैं ओ डैश बन रहा है, ओरिजिन का इमेज मान लेते हैं ओ डैश बन रहा है, ये 0 0 है, ठीक है ना, ओरिजिन है ओ। कैसे सोच ना पाए, देखो एक पॉइंट हमें पता चल गया था, दूसरा पॉइंट हमें निकालना था या स्लोप निकालना था, तो दूसरा पॉइंट तो पॉसिबल ही, सॉरी स्लोप तो पॉसिबल ही नहीं था, यहाँ पे दिख रहा था किसी भी तरह निकालना। दूसरा पॉइंट ए डैश या बी डैश तब निकलता जब ए और बी पता होता, ए और बी नहीं पता है तो कोई कम से कम एक पॉइंट तो पता है हमें, y इक्वल टू एक्स पे, ये हम लोग अपना कॉमन सेंस लगाए, y इक्वल टू एक्स पे कोई पॉइंट कैसे पता है, 0 0 पता है ना, y इक्वल टू एक्स 0 0 से पास करा, कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, कहीं भी, मैं यहाँ मान लिया हूँ। अगर यहाँ होगा तो उसका इमेज इसी लाइन पे, उसका इमेज 0 0 का इमेज बनेगा इस लाइन के अबाउट, और जो 0 0 का जो इमेज होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, इस इमेज लाइन पे लाई करेगा। जैसे मैं हूँ, मैं एक स्ट्रेट लाइन हूँ, मेरा जैसे ये आई एक पॉइंट है, तो मेरे इमेज में मेरा जो इमेज बनेगा उसमें ये आँख भी वहीं दिखेगा, मेरे आँख का इमेज वहीं पे मेरे ही बॉडी पे यहाँ पे दिखेगा, है ना। तो ओरिजिन का जो इमेज बनेगा कहीं तो बनेगा, लेकिन जहाँ पे बनेगा जो इमेज होगा वो इसी इमेज लाइन पे लाई करेगा। समझ में आ गया, इसी कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। अब हम निकाल लेते हैं इमेज ऑफ, नाउ इमेज ऑफ ओ मतलब 0 0 ऑन किस पे, ऑन 2x - 1 - 1 = 0। चलो निकालते हैं, है ना। इमेज मान लेते हैं ये हमारा है अल्फ़ा कॉमा बीटा, है ना, 0 0 का इमेज अल्फ़ा बीटा। तो क्या होता है, अननोन माइनस नोन अपॉन एक्स का कोफिशिएंट 2 इक्वल टू अननोन माइनस नोन, नोन मतलब 0 पता है जिसका इमेज निकाल रहे हैं, अपॉन वाई का कोफिशिएंट -1 इक्वल टू -2 × x1 y1 यहाँ पे रखना है जिस पॉइंट का इमेज निकालते हैं। तो 2 × 0 -0 -1 अपॉन a² b² मतलब x का कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 4 प्लस ये इमेज का फॉर्मूला होता है ना। अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू बीटा बाय -1 इक्वल टू -1 × 2, 2 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2/5, है ना। तो यहाँ से बच्चों अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है 4/5 और बीटा की वैल्यू आ रही है -2/5। आया समझ में, है ना। अल्फ़ा का वैल्यू 4/5 और बीटा का वैल्यू -2/5, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, सही है। तो मान लेते, अब हो गया, अब इमेज लाइन का इक्वेशन निकल गया, 2 पॉइंट पता चल गया ना, अब इमेज लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा। ये लिख लिया हो गया, मैं रफ कर दूं, वीडियो को पॉज करके लिख लो, रफ कर रहा हूँ। तो इक्वेशन ऑफ इमेज लाइन, इक्वेशन, तो इसका मतलब ये कहाँ से पास करेगा, अल्फ़ा बीटा क्या है हमारा 4/5 कॉमा -2/5। तो सो इक्वेशन ऑफ इमेज लाइन, है ना, इमेज लाइन ऑफ ए बी, इमेज ऑफ ए बी या इमेज लाइन ऑफ ए बी जो भी बोलो, तो क्या हो जाएगा y - y1 ये यूज़ कर लो इक्वल टू x - x1, स्लोप क्या होगा 1 माइनस ऑफ प्लस हो जाएगा ये 2/5 अपॉन 1 - 4/5। तो ये आएगा y - 1, 5 एलसीएम ले लें, 5 2 7, 7/5 हो जाएगा, और 5 - 1 4, हाँ x - 1 आ रहा है ना। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 7x -y -7 और +6, तो ये आ गया 7x - y +6 = 0। ये हमारा इमेज का आंसर आ गया। नहीं आया होगा सवाल को समझ में तो प्लीज़ वीडियो को पीछे करना और ध्यान से सुनना, आ जाएगा समझ में, ठीक है। ये क्वेश्चन खुद से हुआ या नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर 70, इसको कमेंट करना कि सर क्वेश्चन नंबर 70 हुआ या नहीं हुआ खुद से। साथ ही साथ अगर खुद से हो गया तो वेरी गुड, वो भी कमेंट करना, नहीं हुआ और समझ में नहीं हुआ और जो मैं समझाया हूँ ये समझ में आ जाएगा तो वो भी कमेंट करना। ये क्वेश्चन नंबर हाँ सी इसका सही आंसर सी है। अरे -6 दिख रहा है, -7, अरे हाँ यहाँ पे -7 + 1 होगा ना, हाँ -6, ठीक है। आई होप अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन तुम लोग से भी हो गए हैं, ठीक है। तो बाय, हैव अ नाइस डे।